गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे कृतिका का पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी। देखिए उसमें लेखिका जो हिमालय पर्वत के बारे में बता रही थी, तो जैसे जैसे वो ऊंचाई की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, हिमालय पर्वत भी अपने बड़े रूप में सामने आ रहा था। तो इस तरह से लेखिका इसमें हिमालय पर्वत का बड़ा ही सुंदर चित्रण करती हैं। अब लेखिका आगे कहती हैं, इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी मतलब यात्री झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। मतलब जो सारे यात्री थे वो बड़े खुश थे इस सुंदरता को देखकर, वो झूम झूम कर नाच रहे थे, गा रहे थे, पर मैं मौन थी। मौन क्या होता है? चुप। अब लेखिका इसमें बता रही है कि सब जो झूम रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे, लेकिन मैं चुप थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को, मतलब इस सारे सुंदर दृश्य को अपने भीतर भर लूं, अपने अंदर समेट लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी मुंडकी मतलब सिर निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को। जलप्रपात क्या होता है? झरने। तो लेखिका कहते हैं कि सब जब नाच गा रहे थे, मैं बिल्कुल शांत थी, चुप थी, कि मैं उस प्रकृति की सुंदरता को अपने अंदर भर लेना चाहती थी। मतलब मैं चाहती थी कि मैं हमेशा ही उस दृश्य को देखती रहूं, कि वो कभी पर्वतों के शिखर को देखती, कभी वो जो झरने उसे दिखाई दे रहे थे उनको देखती, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला कर बहती चांदी की तरह कोंद मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। अब इसमें लेखिका ने तिस्ता नदी के बारे में भी बताया है कि लेखिका कभी झरनों को देखती, कभी पर्वतों को देखती, तो कभी वो तिस्ता नदी को देख रही थी। जो तिस्ता नदी ऐसे लग रही थी बड़ी बनी ठनी हुई हो, उसका जो पानी था वो चांदी की तरह कोंद रहा था, चांदी की तरह चमक रहा था। सिलीगुड़ी एक जगह का नाम है, कि सिलीगुड़ी से वो हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी, कि सिलीगुड़ी से वो देखती आ रही थी इस नदी को, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। पराकाष्ठा होते उच्च सीमा, कि यहाँ पर तिस्ता नदी की सुंदरता मतलब बहुत ज़्यादा थी। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी। रोमांचित पुलकित क्या होता है? मतलब प्रेम से भरना, कि मैं प्रेम से भर उठी थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नगपति मेरे विशाल। अब देखिए लेखिका ने इन शब्दों का प्रयोग किया हिमालय पर्वत के लिए। जो नगपति मतलब हिमालय पर्वत, तो लेखिका ने हिमालय पर्वत के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा है, मेरे नगपति मेरे विशाल। मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना। मतलब फिर उसने क्या देखा कि एक फेन मतलब झाग उगलता, कि पूरी ऊंचाई से पूरी तेजी के साथ ऊपर वाले शिखर जो थे वहां से गिर रहा था एक झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। मशगूल मतलब व्यस्त, कि जो सारे सैलानी थे, सारे यात्री थी, वो क्या कर रहे थे? इन प्राकृतिक जो सुंदर जो जगह थी, जो झरना था, जो नदी थी, मतलब जो भी प्राकृतिक दृश्य थे, उन सबको कैमरे में कैद कर रहे थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी। अभिशप्त होता है जैसे किसी को श्राप दे दिया गया हो। तो लेखिका इसमें वो स्वयं को कह रही है कि सब लोग जो व्यस्त थे नाचने गाने में, खूब आनंद ले रहे थे, जो प्राकृतिक दृश्य थे उनको उनकी फोटोज ले रहे थे, अपने कैमरे में कैद कर रहे थे ताकि वो वापस जाकर भी उन्हें देख सकें। लेकिन लेखिका स्वयं को कहती है कि वो ऐसे थी जैसे कोई आदिम युग की कोई शापग्रस्त राजकुमारी हो। तो मैं उस राजकुमारी सी, मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही
आत्मा का संगीत सुनने लगी। मतलब लेखिका बहुत शांत थी उस समय कि वो उन प्राकृतिक दृश्यों का आनंद मन ही मन में ले रही थी। वो अपनी आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। मतलब लेखिका जो थी बड़े शांत मन से उन प्राकृतिक दृश्यों को देख रही थी। वह उसके अंदर भी एक संगीत जो गूंज रहा था, वह पूरी तरह अंदर तक भीग गई थी। उसका जो मन था वो काव्यमय हो उठा था। मतलब उसे हर तरफ सत्य और सौंदर्य दिखाई दे रहा था। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। तामसिकताएं क्या होता है? बुराइयाँ। दुष्ट वासनाएं, बुरी इच्छाएं। कि जब वो झरने के उस पानी में उसने अपने पैरों को डुबोया तो अंतर्मन हो गई, मतलब लीन हो गई अपने अंदर, और उसे लगने लगा कि उसकी सारी बुराइयां, सारी बुरी इच्छाएं इसमें खत्म हो जाएं। इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितिन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। अब लेखिका चाहती थी कि वो इन प्राकृतिक दृश्यों में पूरी तरह खो जाए, उसकी सारी बुरी इच्छाएं, सारी बुराइयां, सब कुछ खत्म हो जाए। वो केवल इस दृश्य के अंदर खो जाना चाहती थी। लेकिन जितिन ने उसे आके कहा कि इससे आगे और भी सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। अनमनी सी मैं उठी, मतलब वो उन दृश्यों में खोई हुई थी। एकदम से वो उठी। थोड़ी देर बाद फिर वही नज़ारे, आँखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं प्लस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छू मंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय। अब लेखिका इसमें हिमालय पर्वत के बारे में भी बता रही हैं कि कहीं ऐसे लग रहा था जैसे उसने हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़ लिया हो, कि जैसे चारों तरफ हरियाली को देखकर लेखिका ने ऐसे कहा। कहीं उसे वो पीला रंग नजर आने लगा, जो फूल खिले हुए थे उन्हें देखकर लेखिका ने कहा कि जैसे हिमालय पर पीलापन आ गया हो, और उसकी तुलना की एक प्लस्तर उखड़ी दीवार की तरह वो पथरीला नजर आ रहा था। तो देखते ही देखते वो सारे दृश्य गायब होते चले जा रहे थे, वो आगे बढ़ते जा रहे थे, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे सब कुछ बादल में, मतलब बादल ही बादल अब उन्हें दिखाई दे रहे थे। चित्र लिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सियानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। मतलब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, प्रकृति के और भी रहस्य उसके सामने आ रहे थे। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी, तो जैसे जैसे वो आगे गए धीरे धीरे जो धुंध थी वो हटने लगी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। जन्नत मतलब स्वर्ग, कि अब लेखिका को ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी स्वर्ग में आ गई हो। तो उसे जो वहाँ के दृश्य थे वो उसे अपनी तरफ खींच रहे थे। नज़रों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, मतलब जहाँ तक उसकी नज़रें जा रही थी वहाँ उसे केवल खूबसूरती ही नज़र आ रही थी। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। तो इस तरह से लेखिका इसमें बता रही है कि वहाँ सुंदर पर्वत थे, झरने थे, फूल थे, घाटियाँ थी, वादियाँ थी, और सबके जो वो अद्भुत नज़ारे उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे।
आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। आश्चर्य मतलब हैरानी हो रही थी लेखिका को। जैसे जैसे वो ऊंचाई पर बढ़ रहे थे, प्राकृतिक दृश्यों में भी अंतर आता जा रहा था। प्रकृति और अत्यधिक अपने सुंदर रूप में सामने आ रही थी। सतत प्रवाहमान झरने, सतत मतलब लगातार बढ़ते हुए आगे गतिमान रहते झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, कि फिर से लेखिका इसमें बता रही है कि उसे जो वो झरना था, जो तिस्ता नदी थी, वो सब कुछ उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा मतलब धीरे धीरे जो हवा चल रही थी उसमें हिलोरे लेते प्रियता और रोडोडेंड्रो के फूल, ये फूलों के नाम हैं कि उस हवा में वो जो फूल थे वो कैसे हिल रहे थे। सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए, कि सब कुछ, चाहे नदियाँ थी, चाहे झरने थे, या जो फूल थे, घाटियाँ थी, सब अपनी अपनी लय में, अपने अपने वेग में आगे बढ़ रहे थे। चैरवेती, चैरवेती इसका अर्थ था चलते रहो, मतलब ये नेपाली भाषा में लिखे गए हैं। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद, वजूद मतलब अस्तित्व, कि सब कुछ आगे बढ़ने की, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। और हमारा जो अपना अस्तित्व था वो तिनके की तरह बहता जा रहा था। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। चलायमान मतलब गतिशील, बढ़ता हुआ, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई आ रही थी प्रकृति की सुंदरता बढ़ती जा रही थी, बदलती जा रही थी। तो लेखिका को पहली बार यह एहसास हुआ कि जीवन का आनंद यही है। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। अब उन प्राकृतिक दृश्यों में, उस प्रकृति के सौंदर्य में लेखिका को ऐसे लगने लगा जैसे वो अपना सब कुछ भूल गई है, उसके अंदर बाहर कुछ नहीं है, वो केवल ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़े कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में, तंद्रिल मतलब नींद की जो अवस्था होती है, तंद्रिल अवस्था में थोड़ी दूर तक निकल आई थी। अब लेखिका उन दृश्यों में इतना खो गई थी कि वो नींद की ऐसे मस्ती में लग रही थी और उसे पता ही नहीं चला कि वो थोड़ी दूर तक आ गई थी, जबकि सारे सैलानी पीछे रह गए थे। कि अचानक पांवों पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। अब इसमें लेखक ने ये एग्जाम्पल दिया है कि जैसे नृत्यांगना होती है, नृत्य करने वाली, नाचने वाली, अगर उसके पैरों के घुंघरू टूट जाते हैं तो वो एकदम से रुक जाती है। तो लेखिका कह रही है इसी तरह वो आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन एकदम से उसके पाँव पर ब्रेक लगी। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी, गुथे आटे सी कोमल काया पर, हाथों में कुदाल और हथौड़े। तो आगे लेखिका क्यों रुक गई? क्योंकि उसने ऐसा क्या देखा? उसने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें थी, पत्थर तोड़ रही थी जो, तो उन्हें देखकर वो हैरान हो गई कि इतनी यहाँ पर जो प्रकृति की सुंदरता है, लेकिन ये जो पहाड़ी औरतें हैं कैसे उन्हें यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है, पत्थर तोड़ने पड़ते हैं। गुथे आटे सी कोमल काया पर, हाथों में उनके कुदाल है और हथौड़े हैं, मतलब जो औजार थे पत्थर तोड़ने वाले वो सब कुछ था उनके हाथों में। कईयों की पीठ पर बंधी डोको, मतलब एक बड़ी टोकरी थी और उसमें उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। अब वो जो औरतें थी, कई कई तो ऐसी थी जिनके पास उनके छोटे बच्चे थे, उन्होंने एक बड़ी टोकरी में उसने मतलब अपनी पीठ पर बांधा हुआ था। इतने स्वर्गिक सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य, दैन्य मतलब गरीबी
और जिंदा रहने की यह जंग, कि ये जो जगह थी इतनी अत्यधिक सुंदर थी, यहाँ नदी, फूल, वादियाँ, सब कुछ इतना सुंदर था, स्वर्गिक आनंद था यहाँ पर। लेकिन इस बीच भी ऐसे लोग भी थे जो भूख से व्याकुल होते थे, जिन्हें मौत का कुछ नहीं पता कि उनकी मौत कब आ जाए, कब वो इन पहाड़ों पर काम करते हुए कुछ भी मतलब उनके साथ हादसा हो सकता था। वो इतनी गरीबी में रहते थे और जिंदा रहने की ये जंग उनमें थी। मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ, कि एक तरफ तो वो अपनी माता का जो फर्ज होता है बच्चे को पालना वो पूरा कर रही थी, दूसरा श्रम साधना मतलब मेहनत कर रही थी। वहीं पर खड़े BRO मतलब बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने कि यह क्या हो रहा है। उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया, चुहलबाजी मतलब हंसी मजाक में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही हैं। कि अब उसने उन पहाड़ी जो औरतें थी उनके बारे में बताया कि किस तरह से ये पत्थरों को तोड़ती हैं, इतना मेहनत करती हैं, अपने बच्चों को भी पालती हैं और ये उन रास्तों को चौड़ा बनाती हैं ताकि आप जैसे लोगों को यहाँ पर मुश्किल ना हो। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकला, अकस्मात मतलब अपने आप मेरे मुंह से ये शब्द निकले कि ये कार्य बड़ा खतरनाक है। वह संजीदा हो गया, कहने लगा पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। मतलब वह भावुक होकर कहने लगा कि पिछले महीने यहाँ एक व्यक्ति की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है, कि बहुत कठिन कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। फिर उसने बताया पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। मतलब ये जो पहाड़ी ने औरतें थी ये इस तरह से ये रास्ते बनाती थी, पत्थरों को तोड़ती थी और अगर थोड़ी सी भी इनसे चूक हो जाए तो सीधा ये मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। मतलब यहाँ से गिरने का भी उन्हें डर रहता था, उसके बावजूद भी ये कठिन कार्य करती थी। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। मतलब कि आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को भी झुठलाया है। मतलब उन्हें मौत से भी डर नहीं लगा। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मतलब मेरे मन की सोच बदली, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। तो लेखिका को पिछला कुछ याद आया कि उसने एक जगह ऐसा कुछ देखा था, पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन मन डोलती आदिवासी युवतियाँ। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पहाड़ तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे एक ही कहानी कह रहे थे। तो लेखिका ने कुछ पहले ऐसा ही कुछ याद करते हुए कहा कि उसे ये सारा एक जैसा लग रहा था, सब एक जैसी कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है और सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। मतलब कि कहीं भी चले जाओ वो आम जनता जरूर मिलती है जो बड़ी मुश्किल में होती है, जो आंसू में, अभाव में, यातनाओं को, मतलब ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं। और सारी मलाई मतलब जो एक तरह से कह सकते हैं जो धनवान लोग होते हैं, जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, वो एक तरफ, लेकिन ऐसी आम जनता हर तरफ देखने को मिल जाती है। और तभी मेरी सहयात्री मणि, अब जो लेखिका के साथ जो एक और यात्री थी उसकी सहेली मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे। लेखिका जो थी वो मस्ती में वहाँ तक चली आई थी जहाँ उसे वो पहाड़ी ने औरतें मिल गई और वो उनके बारे में सोचने लगी, उनके बारे में और भी जानकारी हासिल करने लगी कि तभी जो उसकी सहेली मणि थी और जितेन उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ तक आ गए थे। मुझे गमगीन दे, गमगीन मतलब उदास दे। जितेन कहने लगा कि मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं पहाड़ों की सुंदरता को देखिए।
जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। अब जितिन ने कहा कि ये तो आम जनता है, ये तो कहीं भी देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ इन पहाड़ों की सुंदरता को देखने आई हैं, जिसके लिए आपने इतने पैसे भी खर्च किए हैं, तो आप इन्हें ही देखिए। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है, मतलब एक जीवन में एक बैलेंस भी है कि आम जनता का होना जरूरी है। ये वेस्टेड रिपेइंग है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। ये जो इसमें मेन लाइनें हैं कि आम जनता के बारे में कही गई हैं कि ये कितना कम लेती हैं और समाज को कितना अधिक देती हैं। अब चाहे ये पहाड़ी औरतें भी थी, कितनी मेहनत करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें बहुत उसके बदले में बहुत कम वेतन मिलता था। अब जैसे मजदूर वगैरह भी होते हैं, हमारे लिए बड़े बड़े महल तैयार कर देते हैं, लेकिन वापसी में शायद इनके अपने खुद के पक्के घर भी ना हो, तो इन्हें इतना अधिक नहीं मिल पाता कि ये अपना जीवन अच्छे से बिता सके। मन ही मन सोचा मैंने, हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां, जो वो पहाड़ी औरतें थी, किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडर ताजमहल बन गया था। तो लेखिका ने उन पहाड़ी औरतों को हंसते हुए भी देखा, तो उसने सोचा कि चाहे ये कितनी ही मेहनत करती हैं, कि कहीं ना कहीं ये अपनी ज़िंदगी को बड़े आनंद से बिताते हैं।